एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्मिन को दिखाया जाता है जो जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसकी आंखों के सामने बार बार एरन का वो आखिरी पल घूम रहा होता है। तभी कोनी उसे हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। आर्मिन, होश में आओ, उठो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बाकी स्क्वाड कहाँ है? आर्मिन की रूह कांप उठती है। सदमे और गिल्ट से वो बुरी तरह चीखने लगता है। मैं कितना बेकार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए था, सब खत्म हो गया। आर्मिन के मुंह से कुछ न सुनकर पास ही खड़ी यमीर ठंडे दिमाग से कहती है, जाहिर सी बात है इसके बाकी साथी मारे जा चुके हैं। हमारे पास इसके साथ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। कोनी गुस्से में यमीर पर चिल्लाता है, तुम चुप रहो, आर्मिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन यमीर अपनी खड़ूस बातों से बाज नहीं आती। वो कहती है, शायद टाइटन्स को आर्मिन सड़ा हुआ लगा होगा, तभी इस कायर को छोड़ दिया। कितने मजे की बात है ना, जो लड़ने गए वो मर गए और ये जिंदा बच गया। कोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो यमीर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में आती है क्रिस्टा। क्रिस्टा बड़े प्यार से माहौल संभालती है। रुको कोनी, हम सब अपने दोस्तों को जानवरों की तरह मरते देख चुके हैं। इस वक्त हर कोई डरा हुआ है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। क्रिस्टा के आते ही यमीर का मूड बदल जाता है और वो मजाक में कहती है, वाह क्रिस्टा, तुम मुझे कितना अच्छे से समझती हो। जब ये सब खत्म हो जाए तो मुझसे शादी कर लेना। कोनी आर्मिन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन आर्मिन खुद से उठ खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, मैं दूसरों पर बोझ हूं, जिसे हमेशा किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आर्मिन अकेले ही आगे बढ़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये दुनिया हमेशा से एक नर्क थी, जहां ताकतवर हमेशा कमजोरों का शिकार करते हैं। एरन और मिकासा जैसे मजबूत लोग भी जानते थे कि ये दुनिया कैसे चलती है, फिर भी उन्होंने मेरे जैसे कमजोर को हमेशा बचाया। और आज मुझे बचाते बचाते एरन अपनी जान गंवा बैठा। गिल्ट और आंसुओं के बीच आर्मिन का ध्यान भटकता है। उसका 3D मैन्यूवर गियर दीवार से ठीक से नहीं अटकता और वो नीचे गिर जाता है। वहीं उसकी नजर हाना पर पड़ती है, जो अपने पार्टनर फ्रांस को CPR देकर होश में लाने की पागलों की तरह कोशिश कर रही थी। हाना आर्मिन से रोते हुए कहती है, आर्मिन प्लीज, फ्रांस को बचाने में मेरी मदद करो, वो सांस नहीं ले रहा। आर्मिन जब फ्रांस की तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रांस का आधा शरीर टाइटन पहले ही काट चुका था। आर्मिन भारी मन से कहता है, हाना रुक जाओ, फ्रांस अब इस दुनिया में नहीं है, ये जगह नर्क है। कहानी अब एक दूसरा मोड़ लेती है। हम शहर के अंदरूनी गेट का नजारा देखते हैं, जहां हजारों मासूम नागरिक शहर खाली करके वॉलरोज के अंदर सुरक्षित भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां एक बड़ी मुसीबत खड़ी थी। डीमोरिव्स नाम का एक बेहद अमीर और घमंडी व्यापारी, उसने अपने कीमती सामान से भरी एक विशाल घोड़ा गाड़ी से पूरा गेट जाम कर रखा था। वो पहले अपना सामान पार करवाना चाहता था, भले ही उसके पीछे खड़े सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी हो। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। वहां खड़ा एक सोल्जर जब डीमो को गाड़ी हटाने के लिए कहता है तो डीमो उसे अपनी रईसी की धौंस दिखाता है। तुम सैनिकों की पगार और खाने पीने का खर्चा मेरे टैक्स के पैसों से आता है। इस गाड़ी में जितना माल है उतना तुम लोगों ने 7 जन्मों में नहीं देखा होगा। चुपचाप इसे धक्का मारकर पार करवाओ, वरना मैं तुम्हारे बॉस से कहकर तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। सोल्जर डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी माहौल में खौफ छा जाता है। दूर से एक अजीब सी आवाज आती है। लोग मुड़कर देखते हैं तो उनके होश हो जाते हैं। एक एबनॉर्मल टाइटन बड़ी तेजी से अजीब तरीके से दौड़ता हुआ सीधा उस गेट की भीड़ की तरफ आ रहा था। सोल्जर्स उसके पीछे लगे थे, लेकिन वो टाइटन इतना तेज था कि किसी के हाथ नहीं आ रहा था। मौत बिल्कुल सामने थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलने लगे थे। तभी हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से मिकासा एकरमैन वहां एंट्री लेती है। वो हवा में ही अपनी ब्लेड्स घुमाती है और एक ही परफेक्ट कट में उस एबनॉर्मल टाइटन की गर्दन का मांस उड़ा देती है। विशाल टाइटन भारी आवाज के साथ जमीन पर ढेर हो जाता है। भीड़ की सांस में सांस आती है। मिकासा जमीन पर उतरती है और पूछती है, यह रास्ता क्यों रुका हुआ है? डीमो मिकासा को देखकर कहता है, अरे तुम सही वक्त पर आई हो। इन लोगों से कहो कि मेरी गाड़ी को धक्का मारे, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मिकासा जब देखती है कि बाहर उसके साथी सैनिक अपनी जान दे रहे हैं और यहाँ इस आदमी को अपने सामान की पड़ी है, तो उसकी आंखें गुस्से से ठंडी पड़ जाती हैं। डीमो कहता है, सैनिकों का काम ही है हमारे लिए मरना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने खुद ये नौकरी चुनी है, हम पर कोई एहसान नहीं कर रही। 100 साल से तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे, अब काम करने की बारी आई तो नाटक। मिकासा का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था।
वो अपनी तलवारें निकालते हुए डीमो की तरफ कदम बढ़ाती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था। आपने सही कहा सर, किसी बड़े मकसद के लिए बलिदान तो देना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बलिदान हमेशा किसी सोल्जर का ही हो। डीमो घबरा जाता है। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरा बॉस तुम्हारा सीनियर है, मैं तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगा। मिकासा अपनी ब्लेड सीधे डीमो की गर्दन पर टिका देती है और कहती है, फांसी तो तब चढ़वाओगे ना जब तुम जिंदा बचोगे। मिकासा की कातिलाना आंखों को देखकर डीमो की पैंट ढीली हो जाती है। वो तुरंत अपने आदमियों को गाड़ी पीछे हटाने का हुक्म देता है। रास्ता खुलते ही सारे लोग तेजी से अंदर भागते हैं। एक छोटी बच्ची और उसकी माँ मिकासा के पास आकर रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करती हैं। मिकासा उन्हें सैल्यूट करती है। इसी बीच आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश जैसे इस बात का संकेत थी कि मिकासा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि मिकासा को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि उसका सब कुछ यानी एरन इस दुनिया में नहीं रहा। जब मिकासा का कैप्टन इयान उसकी इस बेखौफ ताकत की तारीफ करता है और पूछता है कि आखिर वो इतनी पत्थर दिल कैसे बनी, तो मिकासा फ्लैशबैक में चली जाती है। वो याद करती है अपना वो खूबसूरत बचपन जो इस खौफनाक दुनिया से बहुत दूर था। मिकासा और उसकी फैमिली जंगल के एक छोटे से शांत घर में रहती थी। उसके पिता एक हंटर थे और उसकी माँ ओरिएंटल जाति की थी। मिकासा की माँ उसे हाथ से कढ़ाई बुनाई की एक खास कला सिखा रही होती हैं और कहती हैं कि ये हमारे पुरखों की निशानी है जो तुम्हें आगे चलकर अपने बच्चों को सिखानी होगी। जब मिकासा मासूमियत से पूछती है कि बच्चे कैसे होते हैं, तो उसकी माँ शर्मा कर कहती हैं कि अपने पिता से पूछो। पिता भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज डॉक्टर ग्रीशा येगर हमारे घर चेकअप के लिए आने वाले हैं। वो डॉक्टर हैं, वही तुम्हें बेहतर बताएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पिता को लगता है कि डॉक्टर ग्रीशा आ गए। वो मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हैं। 100 लेंस का नहीं बल्कि 3 खूंखार और बेरहम गुंडे खड़े थे। दरवाजा खुलते ही बिना कुछ कहे एक गुंडा मिकासा के पिता के पेट में चाकू घोंप देता है। पिता वहीं ढेर हो जाते हैं। मिकासा की माँ चीख पड़ती हैं। वो टेबल से कैंची उठाकर गुंडों पर हमला करती हैं और चिल्लाती हैं, मिकासा भागो, यहाँ से दूर भाग जाओ। लेकिन मिकासा डर के मारे जम चुकी थी। तभी दूसरा गुंडा कुल्हाड़ी से मिकासा की मां पर वार करता है और उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। तीसरा गुंडा भड़क जाता है, बेवकूफ, तुमने मां को क्यों मारा? हमें सिर्फ बाप को मारना था। मिकासा की मां ओरिएंटल थी। इस पूरी दीवार के अंदर वो इकलौती बची थी। अगर हम माँ बेटी दोनों को जिंदा पकड़ते तो कैपिटल के रईसों को ब्लैक मार्केट में बेचकर हमें मोटी रकम मिलती। खैर, अब वो मिकासा को बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ग्रीशा येगर अपने 9 साल के बेटे एरन के साथ मिकासा के घर पहुंचते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर ग्रीशा के पैर कांप जाते हैं। चारों तरफ खून और 2 लाशें। मिकासा गायब थी। ग्रीशा घबराकर एरन से कहते हैं, एरन, तुम यहीं पहाड़ के नीचे मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत मिलिट्री पुलिस को लेकर आता हूं, अंदर मत जाना। लेकिन एरन तो एरन था, वो अपने पिता की बात नहीं सुनता। वो मिकासा को बचाने के लिए खुद सुराग ढूंढते हुए उन गुंडों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। गुंडों के अड्डे पर मिकासा बंधी हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक गुंडा दरवाजा खोलता है तो सामने एक छोटा सा मासूम बच्चा एरन खड़ा था। एरन मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, अंकल, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गुंडा हंसते हुए सोचता है कि ये बच्चा तो खुद चलकर आ गया। वो कहता है, हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भेड़िए हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ा बच्चा भेड़ियों का भी बाप है। जैसे ही गुंडा मुड़ता है, एरन अपनी जेब से चाकू निकालता है और सीधे उस गुंडे के गले को चीर देता है। गुंडा तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। एरन तुरंत अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरा गुंडा कुल्हाड़ी लेकर एरन पर झपटता है, लेकिन एरन दिमाग चलाता है। वो उस चाकू को एक झाड़ू के डंडे पर बांधकर एक भाला बना लेता है और सीधे दूसरे गुंडे के सीने में उतार देता है। गुंडा जमीन पर गिरता है तो 9 साल का एरन उसके ऊपर बैठ जाता है और पागलों की तरह उस पर चाकू से वार करने लगता है। एरन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। एरन का ये रूप देखकर मिकासा अंदर से हिल जाती है। एरन मिकासा की रस्सियां काटता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? मैं एरन हूं, डॉक्टर ग्रीशा का बेटा। लेकिन तभी मिकासा की नजर पीछे पड़ती है। वो चिल्लाती है, एरन, पीछे देखो, तीसरा आदमी। तीसरा गुंडा अचानक आकर एरन को एक जोरदार लात मारता है। एरन का चाकू दूर गिर जाता है। वो गुंडा एरन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तुमने मेरे साथियों को मारा, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एरन का दम घुट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी।
वो मिकासा की तरफ देखता है और चिल्लाता है, लड़ो मिकासा, अगर नहीं लड़ोगी तो मारी जाओगी, अगर जीत गई तो ही जिंदा रहोगी, लड़ो। एरन की वो आवाज मिकासा के दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंजती है। मिकासा जमीन पर पड़ा चाकू उठा तो लेती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचती है, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ। लेकिन तभी मिकासा के दिमाग का एक बंद दरवाजा खुलता है। उसे बचपन की वो बातें याद आती हैं जो उसने जंगल में देखी थीं। कैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा जाता है, कैसे एक मेंटिस एक खूबसूरत तितली का शिकार करता है, कैसे उसके पिता एक मासूम बत्तख को मार कर लाते हैं। मिकासा को अचानक ये कड़वा सच समझ आ जाता है कि ये दुनिया बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ ही उतनी ही बेरहम और निर्दयी भी है। यहाँ जिंदा रहने का एक ही नियम है, ताकतवर हमेशा कमजोर को मारेगा। जैसे ही मिकासा इस सच को स्वीकार करती है, उसके शरीर का कांपना बंद हो जाता है। उसके अंदर सोया हुआ एक हिंसक शिकारी जाग उठता है, जैसे उसके एकरमैन खून की असली ताकत अनलॉक हो गई हो। मिकासा उस चाकू को इतनी ताकत से पकड़ती है कि चाकू का हैंडल तड़क जाता है और वो पैर से फर्श को इतनी जोर से दबाती है कि लकड़ी का फर्श टूट जाता है। एक पल से भी कम समय में मिकासा हवा की रफ्तार से भागती है और सीधे उस तीसरे गुंडे के पीछे पहुंचकर उसकी पीठ में चाकू घोंप देती है, जो उसके दिल को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। गुंडा वहीं ढेर हो जाता है। जब मिलिट्री पुलिस वहां पहुंचती है तो वो इस खौफनाक मंजर को देखकर दंग रह जाती है कि दो छोटे बच्चों ने 3 पेशेवर गुंडों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बाहर डॉक्टर ग्रीशा एरन को डांट रहे होते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुम्हें पुलिस का इंतजार करना चाहिए था। एरन बिना किसी पछतावे के कहता है, अगर मैं पुलिस का इंतजार करता तो ये लोग मिकासा को लेकर भाग चुके होते। वो इंसान के रूप में भेड़िए थे, उनका मरना जरूरी था। तभी मिकासा रोते हुए डॉक्टर ग्रीशा से कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे माता पिता चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई घर नहीं बचा। एरन मिकासा के पास आता है। वो अपने गले से अपना पसंदीदा रेड स्कार्फ उतारता है और बड़े प्यार से मिकासा के गले में लपेट देता है। लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ग्रीशा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिकासा, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहना चाहोगी? एरन मिकासा का हाथ थामता है और कहता है, चलो अब हमारे घर चलते हैं। मिकासा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस दिन मिकासा ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन एरन ने उसे न सिर्फ एक नई जिंदगी दी, बल्कि अपना स्कार्फ देकर उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उसी दिन से मिकासा के लिए एरन ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मिकासा की आंखें खुलती हैं। वो हवा में उड़ते हुए टाइटन्स की गर्दन काट रही है। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही है, ये दुनिया बेरहम है और जिंदा रहने के लिए लड़ना ही होगा। अब तक सारे नागरिक सुरक्षित दीवार के अंदर जा चुके थे और अंदरूनी गेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। मिकासा का काम खत्म हो चुका था। उसका कैप्टन इयान उससे कहता है, मिकासा, हमारा मिशन यहाँ पूरा हुआ, चलो अब दीवार के ऊपर चलते हैं। लेकिन मिकासा मना कर देती है। वो अपनी तलवारें बदलती हैं और कहती है, मैं फ्रंट गार्ड की मदद करने जा रही हूँ। इयान समझ जाता है कि मिकासा वहां इसलिए जाना चाहती है क्योंकि एरन उस तरफ तैनात है। मिकासा आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है, ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन इस दुनिया में मेरी एक जगह है और वो जगह एरन के पास है। एरन, जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। लेकिन मिकासा इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस एरन के लिए वो इस नरक में भी लड़ने जा रही है, वो एरन पहले ही एक टाइटन का निवाला बन चुका है।